बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है विश्व के कृषि प्रदेश। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विटलसी नामक विद्वान ने 5 कारकों के आधार पर विश्व को कुल 13 प्रदेशों में बांटा है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि डी विटलसी एक विद्वान थे और उन्होंने 5 आधार लिए थे कृषि प्रदेशों के सीमांकन के, और उन 5 आधारों के आधार पर विटलसी ने कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया है। और विटलसी ने संपूर्ण विश्व को उन 5 आधारों पर विटलसी ने कृषि प्रदेशों के सीमांकन के तो 5 आधार लिए, और उन 5 आधारों पर संपूर्ण विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया? 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया, जो निम्नलिखित है। सबसे पहला है बेटा चलवासी पशुचारण, दूसरा है व्यापारिक पशुपालन, तीसरा है स्थानांतरणशील कृषि, चौथा है प्रारंभिक स्थायी कृषि, पांचवा है चावल प्रदान गहन जीवन निर्वाह कृषि, छठा है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि, सातवां है व्यापारिक बागाती कृषि, आठवां है भूमध्य सागरीय कृषि, नवा है व्यापारिक खाद्यान्न उत्पादन कृषि, 10वां है व्यापारिक शस्य एवं पशु उत्पादक कृषि, 11वां है जीविकोपार्जन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि, 12वां है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि, और 13वां है विशिष्टीकृत उद्यान कृषि। तो बच्चों, आया आपको समझ में कि विटलसी नामक विद्वान ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है, और उनका विभाजन का आधार 5 सीमांकन तत्व हैं। जिन 5 सीमांकन के आधार पर विटलसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे चलवासी पशुचारण की, जिसे नोमाडिक हार्डिंग भी कहा जाता है। चलवासी पशुचारण घुमक्कड़ पशुचारण को अत्यंत ही प्राचीन कालीन अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। चलवासी पशुचारण, चलवासी मतलब जिसमें पशुओं को पाला जाता है, चराया जाता है चल चल कर, या जिसे हम घुमक्कड़ पशुपालन भी कहते हैं, जिसका मतलब है घूम घूम करके पशुओं को चारा खिलाना और पालना। अब चलवासी पशुचारण या घुमक्कड़ पशुचारण जो है, यह बहुत प्राचीन अर्थव्यवस्था का सूचक है। इन प्रदेशों में पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर क्या कराया जाता है? चराया जाता है। प्राय उन प्रदेशों में अधिक प्रचलित है जहां वर्षा बहुत कम होती है, जलवायु विषम पाई जाती है और समस्त आर्थिक जीवन पशुओं पर निर्भर रहता है। यहाँ की विषम जलवायु एवं कम वर्षा के कारण घास कम उग पाती है, यदि उगती भी है तो कम नमी के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। अतः अपने पशुओं को चराने के लिए चारे की तलाश में ये चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। अब बच्चों, आपको आया समझ में कि चलवासी पशुचारण का मतलब क्या है? कि इसमें चरवाहे क्या करेंगे? अपने पशुओं को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे की तलाश में जाते रहते हैं या भ्रमण करते रहते हैं। चूंकि ये विश्व के उन क्षेत्रों में पाई जाती है ये कृषि व्यवस्था जहां पर लोगों का पूरा जीवन तो किस पर निर्भर है? आर्थिक जीवन पशुओं पर निर्भर रहता है, और जहां पर जलवायु की परिस्थितियां विषम पाई जाती है, अर्थात जहां वर्षा तो बहुत कम होती है और जलवायु परिस्थितियां विषम होती है, तो घास बहुत कम उगती है। इसीलिए वो चरवाहों को चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। और यदि घास उग भी जाती है तो टेम्परेचर के कारण शीघ्र ही घास क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते रहते हैं? स्थानांतरण करते रहते हैं। अच्छा, अब ये जो स्थानांतरण होता है, ये भी कोई एक ही प्रकार का स्थानांतरण नहीं होता है, ये भी कई प्रकार का स्थानांतरण हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम 2 प्रकार के स्थानांतरण की बात करेंगे। एक है स्थानीय स्थानांतरण और दूसरा है मौसमी स्थानांतरण। ठीक है। अब स्थायी स्थानांतरण क्या होता है? इस प्रकार का स्थानांतरण सीमित और सामूहिक होते हैं। ऊंट घोड़े पालने वाले बद्दू लोग अपने पशुओं के साथ लंबी दूरी तक चले जाते हैं, जबकि भेड़ बकरी पालने वाले बद्दू अरब में केवल मरुस्थलों की सीमा तक ही जाते हैं और घास की समाप्ति पर पुनः अपने गांव में लौट आते हैं। अब आपको समझ में आया स्थानीय स्थानांतरण। इसका मतलब कि इसमें जो चरवाहे होंगे वो बहुत लंबी दूरी तक चले जाते हैं, है ना। जैसे
अरब के जो बद्दू हैं, जो ऊंट और घोड़ों को पालते हैं, वो तो क्या करेंगे, अपने पशुओं के साथ बहुत दूर तक चले जाएंगे। लेकिन यही अरब के बद्दू यदि भेड़ और बकरी पालने वाले होंगे तो केवल मरुस्थल की सीमा तक जाकर ही वापस आ जाएंगे, जहां पर घास समाप्त हो जाती है। टुंड्रा के रेंडियर पालक को अगर हम देखें तो ये चरवाहे छोटी शुष्क ऋतु में पश्चिमी स्वीडन और उत्तरी नॉर्वे की ओर चले जाते हैं, जबकि शीत ऋतु में ये लोग वापस वन प्रदेशों में आ जाते हैं। तो स्थानीय स्थानांतरण का मतलब है जो स्थानीय हो, जो सीमित हो, सामयिक हो, समय के, या तो बहुत सीमित हो ऐसा स्थानांतरण जो बहुत सीमित है, या फिर ऐसा स्थानांतरण जो समय के अनुसार होता है, कि समय के अकॉर्डिंग होता है कि भाई शीत ऋतु है तो आ गए, ग्रीष्म ऋतु है तो चले गए। तो इस प्रकार का स्थानांतरण स्थानीय स्थानांतरण कहलाता है। मौसमी स्थानांतरण भूमध्य सागरीय प्रदेशों और मध्य एशिया में विशेष प्रकार का पशुचारण पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ये पशुपालक ऊंचे ढालों पर और शीत ऋतु में निचली घाटियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। अच्छा, मौसमी स्थानांतरण क्या है कि जो भूमध्य सागर या मध्य एशिया में जहाँ कहीं भी ऊंचे ऊंचे पर्वतीय ढाल पहाड़ होते हैं तो क्या करते हैं पशुपालक, ग्रीष्म ऋतु में तो ऊंचे ऊंचे ढालों पर चले जाते हैं, लेकिन शीत ऋतु में चूंकि पारा गिरता है, मौसम परिस्थितियां विषम हो जाती हैं, तो ये चरवाहे जो हैं अपने पशुओं सहित घाटियों के निचले भागों में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ऐसा स्थानांतरण मौसमी स्थानांतरण कहलाता है, क्योंकि ये स्थानांतरण मौसम की वजह से हुआ है। घुमक्कड़ पशुचारण के क्षेत्र। अब विश्व में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये घुमक्कड़ पशुपालन पाया जाता है? तो इस प्रकार की पशुचारण क्षेत्र में पश्चिम में सहारा से लेकर अरब तक तथा मध्य एशियाई देश जैसे मंगोलिया, तिब्बत, सिक्यांग, तुर्किंग्यांग और तुर्किस्तान और साइबेरिया तथा उत्तरी टुंड्रा का भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में घुमक्कड़ पशुपालन पाया जाता है। अच्छा, अब इस घुमक्कड़ पशुपालन में कौन से पशुओं को पाला जाता है? पशुचारण अर्थव्यवस्था का आधार पशु और उनके उत्पाद ही हम फसल समझ सकते हैं। अच्छा, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो घुमक्कड़ पशुचारण है या चलवासी पशुचारण है, उसमें हम पशुओं को ही क्या, पशु और पशु से प्राप्त होने वाले उत्पाद को ही क्या समझ सकते हैं? फसल समझ सकते हैं। इन पशुओं का पालन प्राकृतिक वनस्पति जैसे झाड़ियाँ, गुच्छेदार घास आदि से होता है। जो भी वहाँ पर झाड़ियाँ उपलब्ध हो रही हैं, घासें उपलब्ध हो रही हैं, उन्हीं वनस्पतियों पर पशु पाले जाते हैं। पशुओं का चुनाव वनस्पति की मात्रा, जलवायु, जल की उपलब्धता पर निर्भर होता है कि कौन से पशु पाले जाएंगे, वनस्पति की मात्रा कैसी होगी, जलवायु कैसी होगी, ये सब जल की उपलब्धता पर निर्भर होता है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के लिए भेड़ बहुत ही उपयुक्त है। इससे ऊन, दूध, मांस और चमड़ा सभी प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भेड़ से हमें चारों चीजें मिल रही है, ऊन भी मिल रही है, दूध भी मिल रहा है, मांस भी मिल रहा है और चमड़ा भी मिल रहा है। तो सबसे उपयुक्त जानवर इस क्षेत्र के लिए कौन सा हुआ? भेड़े हो गया।